So, hello friends, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे और एकदम से मस्त होंगे। एंड आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आगे का सिलेबस, बढ़ाते हैं कुछ। हम लोगों का एक सीरीज़ चल रहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़। उस सीरीज़ में था कि जितने भी चैप्टर बायोलॉजी के हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ मैं उनका आंसर भी बताते रहूँगी और आप लोग उसका नोट्स बनाते रहिएगा। तो जो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है जीव विज्ञान के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वयन। जैसा कि आप लोग जानते हैं एंड जो बच्चे इस सीरीज़ में जुड़े होंगे उन सबको पता होगा कि इसके पहले भी 2 पार्ट इसके प्रोवाइड किए जा चुके हैं इस सीरीज़ के। मतलब कि जो पहला चैप्टर आपका था जैव प्रक्रम, उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। इट मीन्स कि वहाँ पे आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले थे वो प्रोवाइड किया गया है। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वयन, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने पहले वो सारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाके लेक्चर देखें एंड उसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें एंड सॉल्व करें। तो हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो नियंत्रण एवं समन्वयन है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 24 एंड 25 सीरीज़ में कौन से रहने वाले हैं। एंड आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे मैं उसका आंसर भी बताते रहूँगी और आप उसको वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है पादप हार्मोन क्या है, मुख्य पादप हार्मोन के नाम बताइए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जंतु में तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, लेकिन पादप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इनमें रासायनिक समन्वयन होता है। मतलब कि जंतुओं की तरह इसमें भी क्या होता है, कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में से रस, मतलब कि एक प्रकार के जो रस होते हैं वो स्रावित होते हैं, रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिन्हें हम लोग हॉर्मोन्स कहते हैं या फिर पादप हॉर्मोन्स कहते हैं। या एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक होता है और ये क्या होता है, अलग अलग जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करता है। और इसमें क्या हो रहा है, मुख्य पादप हार्मोन्स के नाम बताइए। तो पादप हार्मोन्स 5 होते ही हैं, तो इसमें हम 5 के नाम बता दे रहे हैं, आप इनको लिख सकते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो होता है वो है ऑक्सिन, दूसरा हो सकता है जिब्रेलिन, थर्ड साइटोकाइनिन, फोर्थ एब्सिसिक एसिड या फिर एब्सिसिक अम्ल बोल सकते हैं, एंड लास्ट एंड फाइनल जो आपका 5वां हार्मोन है वो है एथिलीन। आई होप ये प्रश्न आप सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें बोला जा रहा है गैस की अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो अभी मैंने आपको 5 हार्मोन्स के नाम बताए थे जो प्लांट हार्मोन्स थे। तो उन्हीं प्लांट हार्मोन्स में से अब आपको ये बताना है कि वो कौन सी ऐसी हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है और उसका जो सबसे मेन काम है, जिसकी वजह से वो फेमस है, जिस काम की वजह से उस काम के बारे में बताना है। तो जो हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो हमारा जो 5वां वाला हार्मोन था एथिलीन, वो होता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और उसका सबसे मुख्य काम होता है फलों को पकाने का। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ जो है हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर लिखिए। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का भी हम लोग उत्तर, जैसे भी हम लोगों ने दोनों प्रश्न का उत्तर देखा था वैसे हम लोग ये तीसरे प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। एंजाइम जो होता है वो एक प्रोटीन होता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज़ी से करता है, जबकि हम लिख सकते हैं कि जबकि हार्मोन ग्रंथियों द्वारा बनाए गए रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें पूछा जा रहा है नलिका विहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं, अर्थात उसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो उन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं।
इसका भी आंसर हम लोग देख सकते हैं। एंड अगर आप इन सब का नोट्स बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो फिर आपको क्या करना है कि ये जो वीडियो चल रही है लगातार ना, इसको आपको रोक के अपने नोट्स बना लेने हैं। और साथ में जो मैं बोल रही हूँ इनके आंसर, अगर मैं आंसर लिखती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता एंड आपको भी बोर होने लगता। इसलिए वीडियो क्या है, छोटी है, और छोटी बनाने के लिए सिर्फ मैं ऐसे बोल दे रही हूँ और आप इसको आवाज़ सुनते सुनते अपने सारे नोट्स बना लीजिएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि जो नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो है उनके बारे में बताना है। तो हम लोग उनका उत्तर देख लेते हैं। जैसे कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे श्वेत ग्रंथियाँ हो गई, तैल ग्रंथियाँ हो गई, लार ग्रंथियाँ हो गई। तो इन ग्रंथियों से जो स्रावित होते हैं तो वो क्या होते हैं कि सीधी रक्त के प्रवाह में पहुंच जाते हैं, जिन्हें इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि। अगर हमें इन्हें लिखना है तो हम लिख सकते हैं कुछ ग्रंथियां जैसे श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि या लार ग्रंथि हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में डाल देती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। आई होप ये प्रश्न आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। सो फ्रेंड, जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसमें हम लोग बोल सकते हैं किसी उद्दीपन से होने वाली स्वचालित, जल्दी से और अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं तथा अनैच्छिक क्रियाएं हो सकती हैं। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो प्राणियों की इच्छा के अनुसार होती हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रमस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं, उन्हें हम लोग ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जबकि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जिनमें स्वायत्त क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं तथा हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती हैं, जैसे हृदय का स्पंदन, श्वास क्रिया, ताप नियंत्रण। ये सारी क्या होती हैं, एक दूसरे की प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि जो आपका हृदय का स्पंदन होता है, आप चाहें या ना चाहें वो क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस होता रहता है। तो एक प्रकार की वो अनैच्छिक क्रियाएं हो सकती हैं। और इनमें जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इनके कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे खांसना या छींकना। इसमें क्या होता है कि श्वसन मार्ग में किसी ठोस कण के पहुंचने पर फेफड़े से मुख के द्वारा तीव्र गति से वायु बाहर निकलती है। इसका हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, नेत्र प्रतिक्षेप क्रिया। इसमें ये बताया जा सकता है, आप लिख सकते हैं, किसी वस्तु के अचानक सामने आने पर पलकों का झपकना। ये भी क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। मतलब जैसे भी कोई घटना हो तुरंत आप में क्या हो जाए, तुरंत क्रिया हो जाए। तीसरा आप लिख सकते हैं इसमें लार श्रावण। लार का जो सिक्रीशन होता है वो भी क्या होता है, तुरंत अगर आप कुछ, जैसे आपका कोई बहुत ही फेवरेट भोजन है और आपके सामने आ जाए तो आपके मुंह में लार का श्रावण होने लगता है। ये भी एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया होती है। अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने खांसना एवं छींकना देखा, नेत्र प्रतिक्षेप क्रिया देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा लार का श्रावण देखा था। वैसे ही हम लोग यहाँ पे और भी क्रियाएं देख सकते हैं, जैसे उबासी आना, साइकिल चलाना, टाइप करना के इसके मुख्य उदाहरण हैं। एंड फ्रेंड, आई होप कि ये सारे जितने प्रश्न अभी हम लोगों ने देखे थे, 4-5 प्रश्न देखे थे, और उनके उदाहरण जो भी मैंने आपको समझाए थे कि आपको उदाहरण मैंने समझाया, जो भी उनकी परिभाषाएं समझाए, जो भी लिखवाने के, जो भी अच्छे से मैंने बोला था लिख लेना, कि वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये सारे प्रश्न हम लोगों ने अच्छे से देख लिए। एंड अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, मतलब कि आगे और भी प्रश्न है, इसमें आगे वीडियोस में और भी प्रश्न हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे अपने वीडियोस की तरफ एंड अपने आगे की प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है कि मनुष्य में किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। यहाँ पे आप मनुष्य में जो ग्रंथियाँ पाई जा रही हैं, मनुष्य में ग्रंथियों में जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनके नाम लिखना। अर्थात यहाँ पे मतलब कि इस बात से पता चल सकता है कि जो ग्रंथियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ पे आपको अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में
बताना है, 4 उदाहरण के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो पहली ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि में हो सकती है पीयूष ग्रंथि, दूसरा यहाँ पे थायराइड ग्रंथि लिख सकते हैं, थर्ड यहाँ पे पैराथायराइड लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एड्रीनल ग्रंथि लिख सकते हैं, अग्नाशयी ग्रंथि लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी ग्रंथियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब कि यहाँ पर हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। तो अब हम लोग अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इंसुलिन के अल्पस्रावन से रुधिर में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाने वाले रोग का नाम लिखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि जब जो हमारा इंसुलिन होता है उनमें से अल्पस्रावन होगा, रुधिर में अल्पस्रावन से रुधिर में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाने वाले रोग का नाम लिखिए। तो यहाँ पे बीमारी के बारे में लिखना है। तो इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन जब कम होता है तब कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है मधुमेह होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे अनुवर्तन पढ़े थे, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। तो आपको यहाँ पे रसायनानुवर्तन को उदाहरण देना है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? मानव तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो किसे कहते हैं? मानव तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? आप सबको पता है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों में बटा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा हमारा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग जो हमारा पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसे हम लोग इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं और जो लास्ट हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसे हम लोग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें हम लोग मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पढ़ते हैं और इसी तरह जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है उसमें हम लोग अनुकंपी और परानुकंपी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमारा अनुकंपी होता है और परानुकंपी होता है ये एक दूसरे के विपरीत काम करता है। अर्थात जैसे कि जो हमारा अनुकंपी होता है वो हृदय की धड़कन को बढ़ाने में काम करता है। मतलब कि अचानक जैसे किसी भी चीज़ से डर से आपकी हृदय की धड़कन का बढ़ जाना और बाद में फिर से है उसका नॉर्मल हो जाना, वो अनुकंपी और परानुकंपी का निर्धारण करता है। पर अनुकंपी और परानुकंपी ही निर्धारण करता है। सो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन आज का रहने वाला है कि इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तो कि जो हमारा बचा हुआ प्रश्न है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि आज के सारे प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगे होंगे एंड जो भी प्रश्न हम लोगों ने देखे साथ ही साथ उसके उत्तर भी देखते चले हैं। एंड अगर कोई भी डाउट आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड है एंड क्वेश्चन से रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं एंड उसका आंसर भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। एंड जो हमारा लास्ट प्रश्न था मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए, तो मैं इस प्रश्न के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ कि आपको जो मानव मस्तिष्क है उसको अच्छे से उसका चित्र बनाना है। एंड मस्तिष्क के जितने भी भाग होते हैं आप सबको पता है कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और उसके बाद भी जो अग्र मस्तिष्क होता है वो फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। उसके बाद जो मध्य मस्तिष्क होता है उसमें हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में पढ़ते हैं। एंड जो हमारा लास्ट होता है पश्च मस्तिष्क वो भी क्या होता है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है आगे। तो इन सब को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आई होप कि ये जो वीडियो रही होगी बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। एंड आज के लिए बस इतना ही एंड आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे एंड उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन अभी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।